जंतु कोशिका का चित्र जब बनाओगे तो हाथ से बनाना, कई लोग प्रकार से गोल बनाते हैं, पूरा वृत्ताकार नहीं होती जंतु कोशिका, गोलाकार होती है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहां पे नाम भी लिखूंगा मैं, तो इधर कोने में बनाता हूं थोड़ा, दोनों के नाम एक साथ कर लेंगे अपन, क्योंकि कुछ नामों में अंतर है, बाकी काफी नाम तो सेम है ना, काफी नाम तो सेम है। एक दो तीन नाम ऐसे हैं जिसमें, जैसे इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती पर इसमें पाई जाती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पर इसमें नहीं पाया जाता है, ऐसी कुछ चीजें उसमें अंतर है, इसमें अंतर है, दो तीन नाम के अंतर है, ठीक है। जैसे सेंट्रोसोम है ना, एक में पाया जाता है एक में नहीं पाया जाता, तो दो तीन नाम के अंतर आएंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी नाम सब कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे बीच में कॉमन नाम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ ऐसी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो गोल बने, ऐसा थोड़ा सा इधर उधर ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा गोल ही नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा ऊबड़ खाबड़ रहेगा, और बीचों बीच में क्या रहेगा, केंद्रक रहेगा। अलग अलग उसका प्रयोग कर लेते हैं ना। केंद्रक जो होता है वो लगभग गुलाबी, ठीक है, केंद्रक बीचों बीच में हो जरूरी नहीं है, पर जनरली केंद्रक है तो केंद्र का भाग है, इसलिए केंद्रक बीच में उसको अपन रखते हैं, ठीक है। ऐसा इसके आसपास में एक कौन संरचना पाई जाती है बताओ। अच्छा देखो, ये तो हो गई जंतु कोशिका में, क्या हो गई ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऐसा भी बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है ना, दो नाम है उसके। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली ही पाई जाती है, भित्ति नहीं पाई जाती। भित्ति किसमें, पादप कोशिका, ठीक है। अंदर में जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, अंदर में लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिलकर ये साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली के अंदर ये साइटोप्लाज्म जो मैंने देश एक लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, और केंद्रक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। अपन सब पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। ये कौन है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और ये कौन है, केंद्रक न्यूक्लियस। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक है। ये बना दिया हमने यहाँ पे जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो गया और केंद्रक हो गया, ठीक। अब देखिए इसके आसपास, ये केंद्रक है, केंद्रक के आसपास एक मोटी झिल्ली की संरचना पाई जाती है ना, लगभग आसपास पाई जाती है ऐसे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी नाम क्या है जी इसका, अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है, ये इसका नाम है। इसके बाद एक और ऐसी ही मोटी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, ऐसी पीली पीली वाली, क्या नाम दिए थे, क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी। कैसे बना रहा हूं देख रहे हो ना, ऐसे ही बनाना है ना, अभी बनाना नहीं है, अभी समझिए पहले कैसे बना रहा हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी है ना, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, उसी के नाम पे इसको गोल्जी बॉडी यानी अंग है ये, ठीक है। कोशिकाओं के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने तीन अंग बना लिए यहाँ कोशिका के, एक तो बना लिया केंद्रक, दूसरा बना लिया अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है, एक चिकना और एक रफ, चिकना और खुरदुरा। जिसमें राइबोसोम लगे रहते हैं, राइबोसोम के दाएं लगे रहते हैं वो खुरदुरा, जिसमें नहीं लगे होते वो चिकना है ना। लिख के पढ़ के सब हो गया, चित्र समझ लिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अच्छा गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, कोशिका का क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस बोलते हैं ना, यातायात पुलिस। यातायात पुलिस का मतलब, यातायात पुलिस क्या करती है, परिवहन को सुगम बनाती है, मतलब जो पदार्थ इधर उधर आते जाते हैं, कोशिकांग आते जाते हैं, उनके लिए रास्ता प्रोवाइड कराता है ये, है ना, यातायात को सुगम बनाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, क्या है ये, लिख लेने से काम नहीं होता है कि लिख लिया कॉपी में हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। क्या है, परिवहन तंत्र, लिखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। एक नंबर में पूछेगा, याद रखिए, है ना। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको कोशिका का परिवहन तंत्र कहा जाता है। और ये जो गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का यातायात पुलिस कहलाता है, ठीक है, ऐसा। और केंद्रक तो मेन चीज है ना, कोशिका में, किसी भी कोशिका में या किसी भी पदार्थ का सबसे मेन चीज तो केंद्रक ही होता है, ठीक है। तो ये केंद्रक हो गया, ये तीन बातें हो गई। अच्छा इसके बाद अब आते हैं अगला। अच्छा अपन क्रम वाइज चलते हैं, जैसा अपन ने पुस्तक में कॉपी में लाइन से लिखे है ना, ऐसे, ठीक है, क्रम से। देखो जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या होता है बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। केंद्रक की बात हो गई, केंद्रक के बाद हमने क्या बनाया, क्या पढ़े थे,
हाँ तो वो तो हो गया। उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गाल्जी बॉडी, ये हो गया आपका, गोल्जी बॉडी बन गया। उसके बाद लाइसोसोम। हाँ चल, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है वो नीले रंग की लगभग है ना, नीले रंग की थैली के समान, ऐसी कुछ ऐसे थैली के समान क्या होती है, संरचनाएं होती है। क्या बेटा, हाँ उधर से आजा बेटा, उधर से आजा, सामने से आजा ना बेटा, मैं इधर अभी खोलना पड़ेगा मेरे को, सामने से आजा। देखो ये क्या है, लाइसोसोम है ना, नीले रंग की क्या होती है, थैलियां होती है। और लाइसोसोम क्या करता है, क्या उसका नाम क्या लाइसोसोम का, कोशिका की आत्मघाती है ना, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग बोलेंगे, थैली मतलब बैग, तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सेल का जो है, कोशिका का जो है क्या है, आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली। क्यों है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें शक्तिशाली क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम, पाचन एंजाइम पाए जाते हैं शक्तिशाली। और जब इनको भूख नहीं लगती, सॉरी, जब इनको भोजन नहीं मिलता, जब भूख लग जाती है और भोजन नहीं मिलता है, और जब कोशिका टूट फट जाती है, खराब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, मर जाती है, तो ये अपने ही अंगों को खा जाता है। जब कोशिका फट जाती है, खराब हो जाती है, मृत हो जाती है, मर जाती है, तो ये अब खुद को खा जाता है। तो खुद को खाना मतलब आत्महत्या, खुद तो खाया तो मरेगा, मतलब खुद से खुद को मार डालता है, तो इसको बोलते हैं आत्महत्या, सुसाइड। तो इसको और ये 23 में क्वेश्चन आया भी था पिछले बार आप लोगों को, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में, कि लाइसोसोम को आत्मघाती, कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। 3 नंबर का ब्लूप्रिंट है, आप लोगों का पहले बता दिया मैंने, एक एक के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 का 1 क्वेश्चन आएगा। ये ब्लूप्रिंट है आपका 24 का, ठीक है, नए इसके हिसाब से। तो ये है नीले रंग की होती लगभग, और थैली के समान बैग्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट क्या था फिर अपना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया लाल संरचना होती है, लाल रंग की, चावल के दाने या गेहूं के दाने के समान कुछ ऐसी संरचना होती है, मैं ऐसा बना लेता हूं, ठीक है। और एक कोशिका में ये एक ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है जी, है ना, ये एक कोशिका में एक ही है, ऐसा नहीं है। जैसे यहां पे देख रहे हो आप, ये एंडोप्लाज्म, हाँ केंद्रक एक होता है, केंद्रक एक ही रहेगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका एक ही रहेगी, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तंत्र होता है, पूरा जुड़ा हुआ रहता है झिल्लियों से, ऐसा बना है ना। एंडोप्लाज्मिक गोल्जी का भी जो है बहुत सारा प्रकार का होता है, मतलब बहुत संख्या में होता है, और वो भी ऐसे तंत्र होता है, जाल होता है बोला उसका, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम भी बहुत सारी छोटे छोटे बैग्स होते हैं, थैली होती है। वैसे ये जो है क्या बोल रहे हैं अपना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये भी क्या है, ऐसे लाल बहुत सारे, उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसा नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर या विद्युत ग्रह, बिजली घर बोलिए, विद्युत ग्रह बोलिए, इंग्लिश में पावर हाउस बोलिए। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस, क्योंकि इसमें होती है क्रिया, उसका नाम है श्वसन। कौन सी क्रिया होती है, श्वसन क्रिया। और श्वसन क्रिया जब होती है तो ऊर्जा बनती है। ऊर्जा किस रूप में रहती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट के रूप में भी रहती है, पर बहुत कम मात्रा में, और है भी तो बाद में एटीपी में बदल जाती है, इसलिए मुख्यतः एटीपी। तो कोशिका की ऊर्जा कौन है, एटीपी। कोशिका की ऊर्जा कौन है, एटीपी। प्रश्न आता है कोशिका की ऊर्जा है तो एटीपी, और ऊर्जा घर कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एटीपी ऊर्जा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, मतलब इसमें हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, कोशिका की जो ऊर्जा, हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बना, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट, एडिनोसिन 3 फास्फेट के रूप में रहती है। तो कोशिका की ऊर्जा को एटीपी बोलेंगे, और एटीपी जहां रहती है, मतलब ऊर्जा जहां रहती है उसको ऊर्जा घर बोलेंगे। तो ऊर्जा कहां रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर, विद्युत घर, पावर हाउस, एनर्जी हाउस, है ना, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है इसमें, श्वसन, श्वसन क्रिया होती है, बता दिया मैंने आप लोगों को, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, और दोनों में ही श्वसन क्रिया होती है, मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों में ही श्वसन क्रिया होती है। परंतु प्रकाश संश्लेषण जो कि श्वसन की विपरीत क्रिया है ना, या ऐसा बोल दीजिए कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत क्रिया है, वो किसमें होती है, केवल पादप में। और पादप कोशिका में होती है तो किस अंग में होती है, हाँ पत्ती में तो होती है, ठीक है, पर पत्ती के अंदर कोशिका, कोशिका के किस अंग में होती है,
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल भी बोल सकते हो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। मैंने आपको उसमें दिखाया था वीडियो में, ठीक है, कि उसमें कि अंगूर के दाने के समान संरचना होती है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और हरित लवक, ठीक है, नहीं पर्ण, हाँ हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलेंगे। और उसके अंदर पर्णहरिम बोले तो क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल पादप कोशिका में होता है, यानी पेड़ पौधों में होता है, जीव जंतुओं में नहीं होता। हाँ, अभी खाद तो जीव जंतु अपवाद जो बहुत सूक्ष्म होते हैं उनमें होता है, पर वो मोटे तौर पे नहीं आएगा। अपवाद सब में है, ठीक है। हमने बोला कि भी भोजन पत्ती बनाती, पर आपको याद रखना है जब छोटा पेड़ पौधा होता है ना, जो बहुत छोटा सा पौधा कली वाला, तो उसका तना भी भोजन बनाता है, फिर वो एक अलग बात, उसको आप बड़ी क्लासेस में बड़े स्तर पर समझेंगे। अभी फिलहाल मोटे मोटे तौर पे जो आपके सिलेबस में 9th में है उसको समझिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी वहां बनाएंगे तो वहां पे और कंपेयर करेंगे इस चीज को। तो इसको ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं बिजली घर, पावर हाउस। उसके बाद क्या था, प्लेस्टिड। प्लेस्टिड का मतलब लवक, प्लास्ट, प्लास्ट, वो प्लास्ट से बना प्लेस्टिड। तो इसमें प्लास्ट होता है क्या, जंतु कोशिका में प्लास्ट होता है, मतलब लवक होता है, नहीं होता है। किसमें होता है, तो वहां बनेगा। वहां हमने कल लिख ली थी कि यह मुख्यतः पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें नहीं बनेगा लवक। लवक कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। उसके बाद रसधानी, हाँ रसधानी, रसधानी इसमें पाई जाती है। अभी अंतर लिखा हमने, जंतु कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है तो बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म नगण्य, ठीक है, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म नगण्य। तो मैं थोड़ा सा ऐसा हल्की हल्की से एक दो टू बना लेता हूं, ठीक है। ये क्या है जी, रसधानी। या तो बिल्कुल नहीं होती है, होती है तो नहीं के बराबर, तो इसको एक तरह से नहीं बोल दो, एक तरह से नहीं बोल दो, ठीक है। इसमें मतलब राजधानी नहीं पाई जाती, मतलब रिक्तिका यानी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। प्लेस्टिड यानी कि लवक यानी प्लास्ट, ये मैं 3 नाम ले रहा हूं, मतलब कंफ्यूज नहीं, बता दिया आप लोगों को। प्लास्ट को ही प्लेस्टिड इंग्लिश में लिखा है, आपको लवक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में लवक क्या बोलते हैं, प्लेस्टिड या प्लास्ट, प्लास्ट से बन गया प्लेस्टिड। राजधानी या इसी को रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका मतलब कोशिका में एक ऐसा अंग होता है जो खाली होता है, कोशिका में एक ऐसा अंग जो रिक्त रहेगा, खाली रहेगा। तो रसधानी क्यों बोल रहे हैं उसको, वो एक ऐसी थैली, उसमें रस भरता है, भरा रहता है, या बाद में भरता है अपशिष्टों का, ठीक है। और रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो जंतु कोशिका में या तो नहीं पाया जाता, बोल दीजिए, पादप में पाया जाता है। उसके बाद क्या था, और राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम कहां जनरेट होता है, कहां से बनता है, निकलता है, कोशिका के अंदर से, मतलब केंद्रक के अंदर से। वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, केंद्रक के अंदर कौन है, केंद्रिका, है ना। जैसे मैं एक काम करता हूं, यहां पे केंद्रक के अंदर एक छोटा सा, हाँ ऐसा केंद्रिका बना लेता हूं। ये केंद्रक हो गया गुलाबी वाला, व्हाइट वाला क्या हो गया, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर घुसेंगे तो केंद्रिका। अच्छा, क्रोमोसोम कहां रहता है, केंद्रक के अंदर ही। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। जीन जो होता है यही हमारे गुणों को अपने बच्चों में, संतानों में पहुंचाता है। हमारे अंदर जो हमारे माता पिता के गुण आए हैं वो किसने लाए हैं, जीन ने लाए। जीन किसमें होता है, डीएनए में। डीएनए किसमें होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसमें होता है, केंद्रक में। केंद्रक किसमें होता है, कोशिका में। कोशिका किसमें होती है, मानव में। पर भाई मानव से, मानव में तो होती है, पर माता पिता से बच्चे में कैसी गई, तो सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कोशिका तो बोल रहे हैं ना पर, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से ही हम बनते हैं, मतलब जीव नई संतान, बच्चे पैदा होते हैं बाद में। जैसे माँ, यदि अपन मानव की बात करें तो माता जी का अंडाणु और पिताजी का शुक्राणु आपस में मिले, मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। ये आप 10वीं में पढ़ेंगे इसके बारे में सब, और आगे क्लास में, ठीक है, निषेचन के बारे में। तो अंडाणु और शुक्राणु मैं साथ बताते रहता हूं आप लोगों को, है ना। तो अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। उसके बाद बनता है जायगोट, उसके बाद बनता है भ्रूण, और भ्रूण से शिशु डेवलप होता है, और 9 महीने बाद अपन जन्म लेते हैं, मां के पेट से बाहर आते हैं, ठीक है। ऐसा तो शुक्राणु क्या है, कोशिका है। और कोशिका है मतलब उसके अंदर ये सारा सिस्टम है, ये एक कोशिका है। शुक्राणु के अंदर तो बहुत सारी कोशिका है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, मतलब देखो ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक है मतलब शुक्राणु में केंद्रक है, कोशिका है तो कोशिका है मतलब केंद्रक है। तो केंद्रक है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु एक कोशिका है, एक कोशिका, शुक्राणु एक कोशिका है, ठीक है। अपने सामने पढ़े भी थे, शुक्राणु एक कोशिका, अंडाणु एक कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सभी जीव जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका
शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मजीव होता है, माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। तो शुक्राणु एक कोशिका है, उसमें केंद्रक है, केंद्रक है तो उसके अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अभी अपन बात करेंगे समसूत्री अर्थसूत्री विभाजन की, ठीक है। तो उसके अंदर क्या, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्या, डीएनए, डीएनए के अंदर कौन, जीन। ये जो डीएनए होता है ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब जो माता पिता के गुणों को संतान में, बच्चों में पहुंचाता है, ऐसे गुणों को हम आनुवंशिक गुण बोलते हैं, आनुवंशिक गुण, ठीक है। ऐसे 10वीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक अध्याय है आनुवंशिकता के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे गुण जो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, उन गुणों को आनुवंशिक गुण बोलते हैं। और ये गुण कौन लेके जाता है, शुक्राणु का डीएनए लेके जाता है, और उधर अंडाणु का डीएनए, अंडाणु माता के गुण लाता है, शुक्राणु पिता के गुण लाता है। दोनों आपस में मिलकर के माता पिता के गुण से बच्चे में वो गुण आते हैं, माता पिता दोनों के, ठीक है। और माता के कई सारे गुण हैं और पिता के भी कई सारे गुण हैं, पर सभी के सभी गुण आ जाए जरूरी नहीं है। मान लो पिता में 100 गुण है, मतलब ऐसा मान लेते हैं तो 100 गुण है। और अच्छा मैं ऐसा थोड़ा सा बोल देता हूं, देखो 46 गुणसूत्र होते हैं माता में और पिता में भी होते हैं 46 गुणसूत्र। तो 46 पूरे नहीं आते, समझ गए, क्योंकि देखो 46 गुणसूत्र ये माता के हो गए और ये पिता के हो गए। तो 46 जब आते हैं, तो जब एक संतान बनती, एक बच्चा बनता है, लड़का लड़की जो भी है, जब बच्चा बनता है उसके भी 46 गुणसूत्र होते हैं, हमारे भी 46 है। हमारे माता के 46 और पिता के 46, तो 46 तो 92 हो गए। तो हमारे में 92 आना चाहिए ना, पर हमारे अंदर भी 46 ही है, 23 जोड़े मतलब 46 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आधे आए होंगे, इसके आधे आए होंगे। तो जरूरी नहीं है कि आधे आधे आए होंगे। ये मत समझना कि सर ये 46 में से 23 आधे आए होंगे और पापा के भी आधे आए होंगे तो 40, ऐसा जरूरी नहीं है ना। दोनों के मिलकर के, ये जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 23 आए हो, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है पापा के 40 आए हों और मम्मी के केवल 6 आए हों। यह हो सकता है कि मम्मी के 40 आए हों, पापा के 6 आए हों। यह हो सकता है कि पापा के 20 आए हों और 26 जो है मम्मी के आए हों। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि 23 और 23 ही बराबर आए। तो कई बार अपने ऐसा कहते हैं कि ये बाप पे गया है, ये माँ पे गया है, बच्चा बच्ची जो बोलते हैं ना ऐसा। कई बार ये भी बोलते हैं कि मामा मामी पे गया है, यानी मामा पे गया है, दादा पे गया है, बुआ पे गया है। तो मामा कौन है, मम्मी के डीएनए वाला उधर का है ना, मैटरनल, और बुआ पे गया है मतलब पापा के उसमें पैटर्नल में आएगा वो, ठीक है। ऐसा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। अभी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पढ़ेंगे अपन, कल आए थे क्वेश्चन, आया था नहीं सॉरी 10वीं वालों का, तुम लोगों ने आनुवंशिकता, सॉरी हाँ सॉरी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अभी आपको हाफ ईयरली कल पेपर हुआ 10वीं वालों का आया था, वो आनुवंशिकता में, सॉरी 9वीं वाले तुम। अरे मैं भूल जाता हूं कि 10वीं में कि 9वीं में, आप 9वीं हो, हाँ चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ 10वीं में जाके पढ़ोगे आनुवंशिकता के बारे में। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान दो। अब देखो क्या होता है, सुनो क्या होता है। जैसे देखो यहां ध्यान देना, यहां पे ये माता है ना, ये मदर है, माँ, ये फादर है, ठीक है। 2 बच्चे हैं जी, ध्यान रखना, 2 बच्चे हैं, मैंने एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, मान लो एक लड़का एक लड़की, जैसा भी बोल, या एक लड़का लड़का होता है, लड़की जो भी है। 2 बच्चे हैं, ये हो गया पहला बच्चा, ये ध्यान समझना। 46 में से हो सकता है कि 26 गुण इसमें आ गए, ठीक है, पर जो बाकी बचे थे वो गुण इसमें नहीं आए। 26 आए तो बाकी नहीं आए, परंतु जो बाकी बचे थे वाले गुण जो 26 इसमें आए वो इसमें ना आकर जो बचे थे शेष वो इसमें आ गए। होता है ऐसा कई बार, देखना कोई बच्चा, 2 ही बच्चे होते हैं, गोरा होता है, एक सांवला होता है, एक हाइट में ऊंचा होता है, एक कम होता है, एक कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई दिमाग में अच्छा होता है, कोई दिमाग में बुद्धू होता है। हो रहा है, किसी का नैन नक्श आंख पापा पे गई है तो किसी की मम्मी पे गई है, किसी की नाक पापा पे गई तो मम्मी पे गई है। होता है ना, होता है ऐसा। आवाज के ऊपर भी डिपेंड करता है, बीमारियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। मम्मी की बीमारी आ जाती है बच्चों में या पापा की बीमारी आ जाती है बच्चों में, ठीक है। अनुमान बीमारियां भी आती है, ठीक है, बीमारियां भी। भैया गुण आएंगे तो क्या बात, अच्छे वाले आएंगे कि हाँ मम्मी सुंदर है तो बस सुंदर पे गुण आएगा, बीमारी का भी तो आएगा। सभी तरह के गुण आते हैं, ठीक है। यहां पर आएगा ही जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला कि 46 में से पूरे 46 नहीं आते, ठीक है। अब मान लो जी कि मम्मी को कैंसर है, ठीक है, या पापा को कैंसर है, तो जरूरी नहीं कि बच्चों को भी होगा, पर हो सकता है, क्योंकि 46 है, 46 में एक गुण मान लो कैंसर का भी है। अब 26 आए
तो 26 आए तो, परंतु 26 में जो बाकी 20 बचे है ना, वो 20 में कैंसर था, मतलब कैंसर का गुण अपने अंदर नहीं आया तो अपन बच जाएंगे। पर मान लो कैंसर का गुण 26 में आया तो तुमको भी कैंसर के चांस है। अनुवांशिक कुछ बीमारियां होती है, मैं कैंसर नहीं बोल रहा हूं, कैंसर होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता है ना, अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, इतना बड़ा साइंटिस्ट तो हूं नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। कुछ बीमारियां होती है जो अनुवांशिक हो, जैसे एड्स नाम सुना होगा आप लोगों, खतरनाक बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी यौन संबंधित बीमारी है। एड्स यदि माता या पिता दोनों में से किसी को है तो लगभग 99% चांस है कि वो बीमारी बच्चे को आएगी ही आएगी। यदि माता पिता को एड्स है तो बच्चे को भी एड्स 99% होगा ही। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अनुवांशिक तौर पे है ना आती है, ठीक है, ऐसा रहता है। और कुछ में नहीं भी आती है, क्योंकि यहां सभी के सभी गुण आए जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा। तो कई बार ऐसा होता है आधे गुण या कुछ गुण, कुछ माता के कुछ पिता के, ऐसे कुल मिलाकर के 46 गुण किसमें आते हैं, बच्चे में आते हैं। ये जो गुण आए हैं इन्हीं गुणों को बोलते हैं आनुवांशिक गुण या वंशानुगत वंशानुगत गुण, लक्षण, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं पीढ़ी में, मतलब बच्चे में, उनको प्रभावी लक्षण, और जो छूट गए हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। पर यह हो सकता है ना कि वो लक्षण जो है नंबर 1 बच्चे में नहीं गए पर नंबर 2 बच्चे में आ सकते हैं। तो कई बार ये भी बोलते हैं चाचा पे गया है, सुनने नहीं मिलता, कभी बुआ पे गया है, चाचा पे गया है। अब मेरा बेटा है या मेरा बेटी है, पर उसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं चाचा के समान दिखता, तो चाचा के गुण इसमें कहां से आ गए? अरे तो भैया वो उसी माँ बाप की तो पैदाइश है ना, उसका तो भाई है वो, तो जो लक्षण इसमें आए होंगे वाले लक्षण नहीं आए, पर जो लक्षण इसमें दिख रहे हैं वो लक्षण बाप में नहीं दिखे पर उसके बच्चे में दिख रहे हैं, तो वो बाप के लिए अप्रभावी हुए पर बच्चे के लिए क्या होंगे, प्रभावी होंगे। तो वो ये चीजें होती है, ये सब 10वीं में पढ़ेंगे अपन, समझेंगे उसको वहां पे। चलो अभी अपन मेन बात पे आते हैं। डीएनए किसमें होता है? डीएनए को क्या बोलते हैं अपन? अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजनित नहीं है वो, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का उसमें रोल नहीं है, ये समझ लीजिए, ऑक्सीकृत नहीं है वो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और अम्ल, एसिड अम्ल, है ना, वो होता है डीएनए। तो डीएनए जो है वो द्विकुंडली, डबल कुंडली वाला होता है, डबल हेलिक्स बोलते हैं उसको। किसमें होता है डबल कुंडली वाला? इसमें होता है यूकेरियोटिक कोशिका में होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर कर लिया अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है सिंगल लाइन का होता है, सिंगल धागे वाला होता है, जबकि इसमें डबल धागे वाला, डबल हेलिक्स बोलते हैं, द्विकुंडली, है ना, ऐसा होता है। तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए, इसके बाहर निकल गए अपन केंद्रक से बाहर। अपन बात कर रहे थे अब की राइबोसोम की, हमको यहाँ पे राइबोसोम को दर्शाना था, ठीक है ना। तो राइबोसोम पे आते हैं। तो राइबोसोम जो है कहां जनरेट होते हैं? केंद्रिका में, छोटे छोटे दाने के समान संरचना होती है, सरसों के दाने के समान। उससे वैसे तो ये सूक्ष्म है, ये तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, पूरी कोशिका नहीं दिखती, पर अपन ऐसा मान लेते हैं कि है ना, छोटे सरसों के दानों के समान रहती है और केंद्रिका से बाहर निकलती है। और यहां पे देखो, ये बना रहा हूं मैं ऐसे डॉट 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 डॉट, बहुत सारे पूरे कोशिका द्रव्य में, यानी पूरे कोशिका में राइबोसोम क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। और मालूम है ना, यहां पे देखो, ये इसमें है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया कि जो कोशिका ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केंद्रक के आसपास, केंद्रक को घेरे हुए रहती है। और राइबोसोम कहां से निकलेगा? केंद्रक से बाहर निकलता है, केंद्रिका से निकलता है, केंद्रक से बाहर निकलेगा। किससे चिपकेगा सबसे पहले? अंतःप्रद्रव्य जालिका से। अंतःप्रद्रव्य जालिका से पार होकर के फिर किसमें जाता है? गाल्जी काय में, और प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब बनाना, है ना, कृत्रिम रूप से किसी चीज को बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण, है ना, बनाना, किसी चीज को बनाना, उसको, है ना, वो करना। तो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। हर एक जो अंग है, कोशिका अंग है, उनका एक विशेष काम होता है और उसके नाम पर उनको, उनके आधार पर उनको नाम दिया गया है। किसी को प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, राइबोसोम को, किसी को आत्मघाती थैली, किसी को कोशिका का पावर हाउस, किसी को ट्रैफिक पुलिस, किसी को परिवहन तंत्र निपटाने वाला, ऐसा अलग अलग सबको नाम दिया गया। और सबसे मेन और प्रमुख चीज है केंद्रक।
तो ये लगभग प्रमुख प्रमुख चीजें यहाँ पे जो है कोशिकांग, इसके अलावा और भी कोशिकांग सेंट्रोसोम ये वो होते हैं, तो लगभग मोटे मोटे तौर पे प्रमुख चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका जंतु कोशिका, इस तरह से बनाई। अब आता हूं पादप कोशिका में, फिर दोनों का एक साथ नामकरण कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अच्छा पुस्तक में क्या होता है, बड़ा पुस्तक में आप चित्र देंगे बड़ा भारी भरकम बनाए, बहुत दिक्कत दे, तो आप ना सिंपल बनाए, है ना, ऐसा थोड़ा अंडाकार हो गया, थोड़ा सेब के आकार का हो गया, थोड़ा मुसेम्बी का, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका ये सब लिक्विड फॉर्म है और झिल्ली है, कभी ऐसी ऐसी इधर उधर होते रहती, कोई निश्चित आकार नहीं है इनका, हाँ पर लगभग गोल ऐसी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। चलो पादप कोशिका में ध्यान दें, कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको ना षडभुज बनाना है, तो षडभुज तो बनाएंगे, पर इसको थोड़ा सा देखो, इसको मैंने लंबा बनाया, इसको छोटा बनाया, या आप इसको छोटा बनाए, इसको लंबा बनाए। ठीक है, और कुछ इस तरह की संरचना बनाई, कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा नहीं करना, इसको लंबा कर दो, इसको छोटा बना दो, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सब बराबर ना जरूरी नहीं है, तब अपने वीडियो में दिखाया था लंबी लंबी संरचना थी, षडभुज जरूर थी, पर ऐसा पूरा स्पष्ट छह नहीं था, तो ऐसा बना लीजिए, लगभग चलता है। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा पैक कर देंगे अंदर से, ये पूरी बंद संरचना है। उसके बाद देखो खुली खुली संरचना बनाएंगे, ऐसी ऐसी, और ये थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे, इसकी जो कोने हैं शीर्ष ऐसा बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा इस टाइप का, ऐसे बस। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी। इसमें बाहर वाली जो संरचना है, जो पीले उससे बनाया हूं मैंने, वो क्या है, कोशिका भित्ति, और अंदर वाली कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, पर कोशिका झिल्ली दोनों। यहां व्हाइट से बनाया हूं, वहां भी व्हाइट से बनाया हूं। बीचों बीच में केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका। अच्छा, सबसे बड़ा जो अंग होता है इसमें, है ना, सबसे बड़ा जो अंग होता है पादप कोशिका में, वो क्या होता है, रिक्तिका रसधानी। ठीक है, आप चित्र में भी पुस्तक में देखेंगे, सबसे बड़ा अंग दिख रहा है वो, है ना, रिक्तिका। तो रिक्तिका जो है, रसधानी जो है, वो सबसे बड़ा अंग इस कोशिका का होता है। मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, हाँ पर लगभग ऐसे ही रहता है ना, ज्यादा सबसे बड़ा अंग जो है रहता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, क्योंकि और भी अंग दिखाना है ना, थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि और भी अंगों को दिखाना है अपने को, थोड़ा ऐसा कर देता हूं। ये सबसे बड़ा रिक्तिका, और एक पूरा खाली, रिक्तिका नाम है, रिक्त खाली रहेगा, इसमें कुछ ऐसा मत करना, डॉट डॉट कुछ नहीं करना, पुस्तक में पूरा खाली है, वाइट, है ना, पूरा खाली रहेगा। सबसे बड़ा अंग होता है रिक्तिका। अच्छा, इसके आसपास क्या पाया जाएगा भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा इसके आसपास। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के आसपास रहेगा, वही चिकना और खुरदुरा दोनों प्रकार का इसमें रहता है। उसके बाद जो आता है वो क्या रहेगा बताओ, हाँ गोल्जी बॉडी रहेगा, है ना, यहां 3 बनाया था, वहां 2 बना दिया, क्योंकि जगह कम है, समझ लेना। ठीक है, गोल्जी बॉडी रहता है दोनों में, इसमें भी देखो केंद्रक दोनों में है, केंद्रिका दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, रिक्तिका इसमें है, बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की होती है, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। गोल्जी बॉडी दोनों में होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्या है जी, उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम दोनों में होता है क्या, होता है ना, लाइसोसोम इसमें भी, ये देखो ये लाइसोसोम बना दिया मैंने, ये बना दिया, एक यहां बना देता हूं, ये है ना, 3 ही होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं लाइसोसोम, पर जगह के हिसाब से अपन 3 ही बना रहे हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद क्या था बताओ, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया और एक यहां बना देता हूं, चलो एक ये बना दिया, 2 ही बनाता हूं। ठीक है, उसके बाद बताइए प्लास्टिड, प्लास्टिड रहता है इसमें, प्लास्टिड है, लवक, लवक इसी में तो होता है, इसमें थोड़ी ना होता है, इसी में होता है। कैसा होता है, अंगूर के दाने के समान, और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में क्लोरोफिल, है ना, वो सिक्कों की चरत के समान संरचना होती है, या बटन को एक दूसरे के ऊपर रख दो ऐसा संरचना बनती है ऐसे, है ना, वीडियो में देखिए, चित्र में दिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया, एक ही बना देता हूं यहाँ पे, कि एक हाथ और बना दूं, यहां एक कर लेता हूं, यहां पे एक और कर लेता हूं, ऐसा, है ना, ये। हाँ चलो, उसके बाद बना है राजधानी और राइबोसोम,
ठीक है, राइबोसोम बना लेते हैं डॉट 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 कुछ, है ना। अच्छा राइबोसोम हो गया। अब राइबोसोम के बाद इसमें अपन कोशिका द्रव्य को भर देते हैं डॉट 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 डॉट, है ना। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये इसमें लिक्विड माध्यम रहता है, लिक्विड माध्यम रहेगा तभी जो कोशिकांग है वो इधर उधर ऐसा मूव करते रहते हैं। ये जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है सब इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्थिर नहीं रहते, क्योंकि अंदर में क्या है, सब द्रव भरा हुआ है। कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। द्रव मतलब तरल, लिक्विड, ठीक है। तो वो इधर उधर हिलते डुलते इधर उधर रहते हैं। केंद्रक जरूरी नहीं है बिल्कुल बीचों बीच में छो, वो पानी है भाई, पानी में है तो इधर उधर कभी इधर आ गया तो कभी इस कोने में आ गया, पर जनरली केंद्रक बोल रहे हैं अपन तो केंद्र में ही बनाते हैं, चित्र बनाने में केंद्र में, पर जरूरी नहीं कि केंद्र में ही वो हो, है ना, कभी इधर हो जाता है, क्योंकि लिक्विड में तैरते रहेगा इधर उधर। ये सारे कोशिकांग जो है वो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते, ठीक है। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक जीव द्रव्य, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो और कुछ बताए इसमें, लगभग मुख्य मुख्य जो है कुछ आगे सब ठीक, नामकरण करते हैं नाम, ठीक है। दोनों का नाम मैं एक साथ कर दे रहा हूं, बाकी आपको अलग अलग बनाना। कॉपी में जब करोगे इसको अलग बनाओगे, इसको अलग बनाओगे, ठीक है। पर मैं यहां पे एक साथ कर दे रहा हूं। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा छोटा दिख रहा है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो जाएगी कोशिका, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, ये है कोशिका भित्ति, ठीक है। इधर कर देता हूं कोशिका झिल्ली, ये अंदर वाली, ठीक है। ऐसा यहां पे कोशिका भित्ति लिखूंगा, यहां पे कोशिका झिल्ली, दोनों में होती है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और पूरे पूरे नाम लिखना है, मेन मेन जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या आ जाते हैं, ये चलो ये कर लाइसोसोम कर दें, है ना, लाइसोसोम। यहां पर भी देखो ये लाइसोसोम, ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद क्या दे देते हैं, चलो गोल्जी बॉडी, थोड़ा कम ही ले देता हूं क्योंकि लिखने में वहां पे ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है। अब क्या ले लें, चलो हाँ ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, इधर से ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाल वाला। फिर क्या लेते हैं, केंद्रक, है ना, एंडोप्लाज्मिक, ये ले लेते हैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ले लेते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, यहां पर भी ये हो गया केंद्रक, ठीक है। और क्या बचा जी, राइबोसोम, तो राइबोसोम के दाने लिए थे अपन ने यहां पे, राइबोसोम के दाने, ठीक है, ये राइबोसोम के दाने हो गए। हाँ फिर और क्या है, कोशिका द्रव मत लिखो, वो तो कोशिका द्रव तो पूरा यहां लिख सकते हैं, पर कोशिका द्रव में तो पूरा अपने अंग दिखाना है ना। तो हाँ लवक, लवक इसमें नहीं है, हाँ ध्यान रखना। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, एक काम करता हूं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि दो चीज है वो आपको समझ। देखो ये वाला, जैसे ये देखो ये रेड से कर दिया, मतलब रेड से कर रहा हूं मतलब वो किसी एक में है, दोनों में नहीं है। वैसे ही लवक, है ना, देखो ये है लवक, अच्छा ये है ना, देखो इधर कर देता हूं तो, पर यार ये लाइनिंग गड़बड़ हो जाएगा नहीं नीचे, चलो यहीं पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे आ जाएगा लवक, ठीक है। और रिक्तिका भी इसमें पाई जाती है, ठीक है, इसमें नहीं पाई जाती है और कुछ ऐसा, लाइसोम तो हो गया ना, राइबोसोम भी हो गया, सेंट्रोसोम। तो चलो सेंट्रोसोम को अपन यहां क्योंकि जंतु कोशिका में दिखा देते हैं, जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें सहवाल वगैरह वाली जो कोशिका सहवाल की उसमें पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता, तो नहीं पाया जाता बोल देते हैं। हाँ गोल होता है वही राइबोसोम के समान, राइबोसोम के समान। हाँ चलो नाम लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये है आपका क्या, कोशिका भित्ति, पहला वाला कोशिका भित्ति। ये केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में, जंतु में नहीं पाई जाती। ये चित्र भी बन रहा है आपका और पादप और जंतु कोशिका में अंतर भी बन जा रहा है, ठीक है, इस समझ में आएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पहला पॉइंट बन जाएगा आपका। अच्छा ये जो दूसरा है वो कौन है, कोशिका, अच्छा मैं हाँ प्लाज्मा ही बोलते, चलो यहां पर लिखता हूं प्लाज्मा, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, झिल्ली को बोलते हैं इंग्लिश में मेम्ब्रेन, झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, दोनों में पाई जाती है, ठीक है। फिर क्या है, लाइसोसोम,
लाइसोसोम, दोनों में ही पाया जाता, ठीक है, दोनों में। अच्छा, फिर है गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, उपकरण या बॉडी बोलो इंग्लिश में तो उपकरण। फिर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कई लोग माइट्रो लिखते हो, माइट्रो नहीं होता, माइटो होता। हाँ, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कर देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, अंतःपद्मजा लिखा। उसके बाद केंद्रक, केंद्रक दोनों में ही होता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ऐसा है ना, केंद्रिका, थोड़ा ध्यान रहे, केंद्रक के अंदर कोष्टक में केंद्रिका, तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ऐसा। फिर क्या है राइबोसोम, 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 ठीक है। इसमें होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, राइबोसोम के सामान्य दाने होते हैं सेंट्रोसोम। इसमें चलें तो ये देखो, हाँ, इसमें होता है लवक, ठीक है, इसमें लवक होते हैं, लवक, ठीक है, और इसमें रसधानी यानी रिक्तिका, रसधानी, ठीक है, ऐसा। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इनको थोड़ा बॉक्स में कर देता हूं। कोशिका भित्ति, लवक, रसधानी, सेंट्रोसोम, और कुछ, बस 4 अंतर हो गए आपके, हो गए 4 अंतर। ठीक है, देखो, तो ये है भाई कुछ जिनको मैंने बॉक्स में किया है, और देखो बॉक्स में भी कैसा उसका, अच्छा थोड़ा सा इसको उधर कर देते हैं। देखो ये 3 बॉक्स आपको उधर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये वाला बॉक्स लगभग आधा इधर आ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको उधर कर देना था अपने को, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला ऊपर वाला बॉक्स से 2 बॉक्स इधर दिख रहे हैं, ये वाला बॉक्स इधर दिख रहा है, ठीक है, 4 अंतर बन गए आपके, है ना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती, जंतु में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, इस जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। रसधानियां पाई जाती बड़े आकार की, इसमें नहीं पाई जाती। इनमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। हो गया जी, 4 अंतर बन गए आपके। 3 नंबर का प्रश्न आएगा आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में, बड़ा क्वेश्चन, 1-1 के 3 और 3 का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। लोग यहीं से बन गए, है ना। पिछले बार लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन आया था, और पादप कोशिका का चित्र बनाइए आया था, ये वाला बनाना था ऐसा, और ये नामकरण करना था। नाम इसमें और भी बहुत सारे हैं, पर प्रमुख नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9-10 नाम आ गए, पर्याप्त है इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम लिखोगे तो। और एक बात और, चित्र बनाते हो ना तो आसपास नाम लिखते वैसा मत लिखा करो, वैसा भी कर सकते हो, पर कोई भी एक साइड रखो, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चित्र बना, जैसे ये बनाए देखो, ऐसा लिखा करो, ऐसा चित्र बनाए और एक तरह बढ़िया नाम लिखे सबका। अब कई लोग पुस्तक में लिखना इधर उधर ऐसा, खैर वो भी ठीक है, पर थोड़ा सा चीजें अच्छी भी लिखनी चाहिए ना। कपड़ापन पहने तो अच्छा लगे वाला पहनो, ऐसा है कि। चलो, तो ये इस तरह के चित्र बनाना है, बड़े आसानी से बनते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका सबसे बड़ा होता है, लवक, रसधानी, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। चित्र बन जाएगा आसानी से, और दिमाग में छाप डालो बिल्कुल, इसी से 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे सब। इसी से देखो, लाइसोसोम को आत्महत्या क्यों कहते हैं, वो भी क्वेश्चन हो गया, है ना। 23 में क्वेश्चन आ चुका है। पादप कोशिका का हो सकता है इस बार जंतु कोशिका का चित्र पूछ ले आप लोगों को, या हो सकता है वही वाला पूछ ले। रिपीट कम करता है, पर फिर भी कर देता है, रिपीट भी होते हैं, पर थोड़ा कम ही होता है, रिपीट चांस कम होता है। इस बार हो सकता है ये वाला पूछ ले, तो बिल्कुल ऐसा रट्टा मार के घोटने वाला काम मत किया करो। थोड़ा ये चित्र इधर उधर भी हो गया, इसका जो ये जो शीर्ष है वो इधर चला गया, कहीं इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात, है ना। कुछ चीजों के आकार आपको बता दिया मैंने कैसे रखना है। केंद्र के बीच में रहेगा रिक्तिका, ये वो ऐसा, और रिक्तिका में भरना मत, कुछ खाली रहेगा, नाम है रिक्तिका, रिक्त रहेगा, इसमें रिक्तिका नहीं होती। इस तरह से आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका का आपका अंतर भी हो गया समझ में, चित्र भी समझ में आ गया, ठीक है। ये गोल आकार का होता है, गोल मतलब ऐसा वृत्ताकार गोल नहीं है, ऐसा गोल रहेगा, वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ वाला गोल, है ना। और ये रहता है षटभुज, षटभुज है कि नहीं, देख लो, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 6 भुजा, ऐसे आकार का लगभग होता है। सेम यही आकार नहीं होता है, थोड़ा लंबा होता है, ऐसा लंबा। मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, पत्ती के अंदर घुस करके कैसे, है ना, जूम करके दिखा दे कैसे होता है। तो ये हो गया भाई आपका चित्र। इन चित्रों को आप इसी तरह से घर में कर लेंगे। इसका मैं फोटो खींच करके अपने ग्रुप में डाल देता हूं,
तो उसको देख करके और फिर आपके पास पुस्तक है उसकी सहायता से और नामकरण वगैरह ऐसे कर लेना। बात समझ में आ गई? ठीक है।